हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं हूं उमर चीमा के साथ प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे मरीम नवाज़ की बरीयत के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ को बरी कर दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स में एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं एवन फील्ड बरतानिया के इलाके में ख़रीदी गई, उनके बारे में तहकीकात हुई थी। क्या आज वो तहकीकात गलत साबित हो गई हैं? ये तहकीकात पाकिस्तान में उमर चीमा ने की थी। आपको पता है इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट जो है ICIJ, वो उसके साथ पाकिस्तान से उमर चीमा मुंसलिक हैं और रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से उमर चीमा ने तहकीकात की थी, जिसके ऊपर एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खोला गया और आज उस केस में मरीम नवाज़ को बरी कर दिया गया है। पहले इनको सजा हुई थी और आज बरी हुए हैं। चीमा साहब, आपने जो इन्वेस्टिगेशन की तो लगता है वो इन्वेस्टिगेशन गलत हो गई। इन्वेस्टिगेशन तो गलत नहीं हुई, इसमें उसका मतलब गलत लिया गया था। हाँ। अब ये होता है कि जैसे हम पहले भी बात करते हैं ना, लोग अपनी अपनी मर्जी का उन्होंने सच तराशे होते हैं, तो जो उसके करीब होता है वो उसको तस्लीम करते हैं। मुझे कई लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि आप ही तो पनामा पेपर लेकर आए थे। नहीं, मैं तो क्या बल्कि हम तो मजाक भी आपसे करते रहे ना कि नवाज शरीफ को जो मरवाया वो आपने मरवाया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी कि जिस तरीके से फैसले हुए हैं, मैं तो उससे भी डिसएग्री करता हूँ। अगर आप मेरे पे यकीन रखते हैं तो फिर आप इस चीज़ पर भी यकीन करें, लेकिन बात वही है कि जिसको जितनी अच्छी लगी उसने उतनी ले ली, बाकी छोड़ दी। अब मसला ये है यानी कि आप कह रहे हैं कि पनामा पेपर गलत हो गए, क्या यानी कि आपका क्या सवाल? खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, मुझे खुद भी एजाज इस चीज़ की तोको नहीं थी कि जो फैसले आए हैं, यानी कि जो फैसले इनको डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से आए, इनको सजा देने के फैसले उनकी। अब पहली बात तो ये है कि हम ये तय कर लें कि पनामा पेपर में इनके बारे में था क्या। ठीक है, लेकिन चीमा साहब नहीं, मेरे ख्याल में इससे पहले एक और चीज़ तय करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की बातें हैं ना। एक खबर तो आप नहीं दी ना, मैं ये चाहता हूँ कि खबर का पसे मंज़र और जो खबर है वो तो आप जनरली बताएं, लेकिन बताएं कि आपको पहले ये सबसे टिप कैसे आई, फिर आपने उसके ऊपर काम कैसे किया, आपने शरीफ फैमिली से क्या रब्ता किया, क्या सवाल जवाब किया। मुझे चूँकि इस बात का इल्म है, मैं उस बैकग्राउंड में ये बात कर, सवालनामा आपने क्या भेजा, फिर क्या जवाब आया, फिर खबर छपी क्या, और फिर खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, और उसके बाद JIT जो है उसने तहकीकात कैसी की और JIT में आपको बुलाया गया, और फिर आपने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरह आपने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये तहकीकात गलत हो रही हैं, फिर सज़ा हो गई। तो मैं इसी तरतीब से आपसे सवाल करता जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक सीक्वेंस वाइज एक टाइम लाइन लोगों को पता है। अप्रैल 2016 पनामा पेपर्स जो हैं वो आ गए हैं। आप ये बताएं कि पहले टिप आपको कैसे मिली और आपने काम कैसे शुरू किया? देखिए, मैं तो ICIJ का मेंबर था। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान से एक नेचुरली मैं उनकी एक फ़र्स्ट चॉइस था। वैसे कई ममालिक में ऐसा भी हुआ कि जिधर उन्होंने मेंबर्स को प्रोजेक्ट में इंगेज नहीं किया, जो नॉन मेंबर्स थे वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। मुझे इसलिए आइडिया है कि कई लोग जब पनामा पेपर आए तो वो उस पर एहतजाज भी कर रहे थे कि आपने हमें क्यों नहीं इंगेज किया। अब ये है कि उसमें जितना मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान के हवाले से होगा, वो श्रीलंका या इंडिया या किसी और कंट्री में क्या हो रहा है, उधर के कौन से नाम हैं, यानी कि मैं उन पर तो इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और ये एक मकसद था कि जब आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोगों को, जर्नलिस्टों को इंगेज करते हैं तो वो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे कि वो डाट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनको लोगों का भी आइडिया है कि बाज़ का कोई एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, उसका कोई करीबी आदमी, ऐसा भी होता है। हमारे केस में, पाकिस्तान के केस में, अब जब ये नवाज शरीफ फैमिली का मैंने नाम देखा, यानी कि नवाज शरीफ का नहीं, उनके बच्चों का, तो मुझे ये तो आइडिया था कि इसका आगे क्या हो सकता है। यानी और आपको अगर ज़रा रिकॉल करें तो ये वो टाइम है कि जब कभी धरना शुरू हो जाता था, कभी कोई और चीज़ शुरू हो जाती थी, कभी कोई डान लीग आ जाती थी, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो लिहाजा मुझे ये आइडिया था कि ये चीज़ जो है यानी कि उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अब यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे आपको आइडिया होगा कि इवन उसमें भी शकील रहमान साहब का नाम था, वो भी हमने चलाया। ठीक है, अब यह है कि चूंकि सबसे बड़ा पाकिस्तान के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है, वो सबसे बड़ी खबर थी।
हमें जो उसमें से हमने डेटा को एक्सप्लोर किया उसमें ये वही फ्लैट हैं और वही कंपनीज थी नीलसन और नेस्कॉल जिनके ज़रिए ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ ये खरीदी गई, सॉरी ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। तो पनामा पेपर में उसकी तस्दीक हो रही थी, यानी कि इससे पहले इस बात की तरदीद होती रही कि ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ऑफशोर कंपनीज़ जो है ना वो बहुत सारी जो है यानी कि उनकी जो एक बेनिफिशियल ओनर है कि असल मालिक कौन है वो चीज़ जो है ना वो मख्फी रहती है, यानी कि वो रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक नहीं होता। अब जब ये फैमिली का आ गया तो आप ये अंदाज़ा लगाएं ना कि मैं इस खबर को तकरीबन 1 साल दबाए रखा, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन होती रही बात बाहर तो तब आनी थी कि जब जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिलीज़ होनी थी, ठीक है। खैर जब वो इन्वेस्टिगेशन रिलीज़ हुई उससे पहले हम मुख्तलिफ लोगों से 1 माह पहले रब्ता करना शुरू हो गए थे, बल्कि 1 माह से ज़्यादा। यानी आप ज़हन में रखें कि 3 अप्रैल को ये डेटा रिलीज़ हुआ है, ये स्टोरी मेरे ख्याल में मार्च में आपने रब्ता किया था। मार्च में मैंने किया था, लेकिन जो हमारी टाइमलाइन थी उसके मुताबिक ये है कि जो हमारे टारगेट थे जिनके बारे में लिखना था उनको हम 23 फरवरी से रब्ता कर सकते हैं। इधर जो है कई लोग पूछ रहे होते हैं जी आपने पहले उनको क्या बताया, क्यों बताया, ये उनकी एक कम इल्मी है, यानी कि मैं जिस पर भी लिखूं मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं उससे रब्ता करूं, उससे पूछूं, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आ जाए। तो मुझे जो मौक़िफ़ उस टाइम मिला वो कोई किसी हद तक प्लाजिबल था, लेकिन ये है कि मेरे ये एक पॉइंट था कि आपको इसने खुद एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जो है यानी कि वो मौक़िफ़ ये था कि जो इनकी फैमिली के ये फ्लैट थे ये पहले मियाँ शरीफ के पास थे, उनकी ओनरशिप थी। अब जब इनकी फैमिली में कोई आगे बंटवारा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बच्चे, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनके बच्चे, यानी कि उनको चीज़ें आगे जानी थी या मियाँ नवाज शरीफ को जानी थी। वो बंटवारा जो है 2010 में हुआ था। नहीं मेरा नहीं ख्याल, जो नहीं मेरा ख्याल पहले हो चुका था। मेरे ख्याल 2000 के अवाइल में ये हुआ है। लेकिन वो फैमिली में अंडरस्टैंडिंग थी ना, जो डॉक्यूमेंट हुआ वो 2010 में हो गया। ये चीज़ तय है कि जो लंदन की प्रॉपर्टीज थी इनके बारे में जो तय हो चुका था वो 2000 के अवाइल में हो गया था, जिसमें ये जो फ्लैट हैं ये आगे हुसैन नवाज के पास चले गए, ठीक है। अब ये है कि हुसैन नवाज के एक अपने यानी कि उनकी फैमिलीज, यानी कि उनकी 2 बेगमात हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि कोई मसले मसाइल ना हो जाएं, तो ये उनके मैं मौक़िफ़ की बता रहा हूँ। तो उनके बकौल ये है कि मरियम को उन्होंने ट्रस्टी बनाया कि अगर खुदा ना खास्ता हुसैन नवाज साहब जो है इनके साथ कोई मसला बनता है तो उनकी जो आगे फैमिलीज़ हैं, यानी कि दोनों बेगमात और उनके जो बच्चे हैं, जो तकसीम का अमल होगा उसमें ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम कर देंगी। वो कहते हैं कि वो ट्रस्टी हैं, ठीक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे वो बेनिफिशियल ओनर के हैं कि असल मालिक जो हैं वो हैं। अब ये एक फैमिली लेवल पर बात है, लेकिन हम इसको तस्लीम करते हैं कि जो पनामा पेपर्स के डॉक्यूमेंट हैं वो दुरुस्त हैं, यानी कि हुसैन नवाज साहब का एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, यानी कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। हाँ, यानी कि इनकी मालिक है, ठीक है। ठीक। अब ये है कि अगर हम इसी को आगे लेकर चलें तो मुझे जो लगता था, यानी कि मैंने इस पर बड़ा सोचा, क्योंकि उस टाइम बड़ी मनी ट्रेल्स की बातें हो रही थी और भी मसले मसाइल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको हो सकता है। तो मुझे ये लगा कि चूंकि यानी कि जब आप लॉ पर जाते हैं, अनलेस के कोई चीज़ आप इस्टेब्लिश कर पाएँ, आप ये कह नहीं सकते जी कि चूंकि ये फ़लाँ चीज़ इसकी है तो फ़लाँ आगे उसकी है, ठीक है। तो लिहाजा यानी कि उसमें मुझे ये लगता था कि मरियम जो हैं इनको ये नॉन डिक्लेरेशन का केस बनेगा, इन पे मिस डिक्लेरेशन का, कि आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने डिक्लेयर नहीं की, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि आगे प्रोसेस चला, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया और फिर बाद में GIT बन गई, पनामा की GIT बन गई, ठीक है। टेकअप करने से पहले भी चीज़ें चलती रहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले कोई इतना राज़ी नहीं थी इस केस को उठाने में, क्योंकि एक जो जजेज़ हैं, कुछ जजेज़ जो हैं उनका ये ख्याल था कि जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं उनके बारे में आप जितना भी एक मेरिट पर फैसला करें उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं आइडिया क्या हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कुछ शुरू में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, वक्त के साथ साथ जो है ना को माइंड बनते गए कि हम इसको क्यों ना एज अ अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करें। ये चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत,
साकम सार की अदालत। ठीक है। और यानी उससे पहले मेरे ख्याल जो जमाली साहब थे ना चीफ जस्टिस, उनके टाइम पर ये काम शुरू हो चुका था। ठीक है। फिर बाद में जस्टिस साकम सार की अदालत में जो इस बेंच को हेड कर रहे थे वो जस्टिस खोसा थे, आसफ सईद खोसा, और बाकी जजेस थे। जो शरीफ फैमिली के पार्ट पे एक प्रॉब्लम हुआ वो ये है कि ये भी बड़े दावे कर रहे थे जी कि हमारे पास जो है ना एक एक रसीद है। ठीक है। हो सकता है कि अदालत ने भी इसलिए केस टेकअप कर लिया हो कि भाई इनके पास रसीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर ये चीज़ें साबित कर सकते हैं तो दूसरी तरफ से भी शोर हो रहा है इमरान खान की तरफ से, तो मामला को सेटल हो जाएगा। लेकिन बाद में जब रसीदों का मामला आया तो वो भी पता चला कि कोई नहीं रसीदें, यानी कि इनको भी दावे नहीं करने चाहिए थे, यानी कि जो इन्होंने मेरे ख्याल बेबुनियाद किए। अब ये है कि लेकिन जूं आगे केस चलता गया, ख़ास तौर पे जब 3 रुकनी बेंच के पास आया और जिस तरह से उन्होंने फ़ैसला किया, जो जस्टिस एजाज अफजल थे, पहले तो था ना 5 रुकनी बेंच था जस्टिस आसफ सईद खोसा का और दूसरों का, उसमें 2 रुकनी जो हैं उन्होंने तो कहा जी कि इनको फ़ारिग कर दें। ठीक है। 3 रुकनी ने कहा कि नहीं, इन पर GIT हम पहले बनाते हैं। 2 रुकनी वो अब जो है ना वो 3 रुकनी बेंच रह गया, यानी कि उसका फैसला जो है वो प्रिवेल कर गया, वही जो है आगे उसको लेकर चले गए। तो जिस तरीके से आगे तनहा को बुनियाद बनाया गया, मैं ये GIT के सामने पेश भी हुआ था। जी, मैं वही पूछने लगा था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि साबिक पुलिस अफसर वाजिद ज़िया साहब उसको सरबराह करते रहे और बाद में वो FIA के चीफ भी बने, तो उसके सामने आपको बुलाया गया था। तो उस की कंपोजिशन कुछ इस तरह से थी, जिस तरह मुझे याद है कि वाजिद ज़िया हेड थे उसके, उसमें इरफान नईम मंगी थे, SECP के एक अफसर थे और ISI के भी एक ब्रिगेडियर थे। ISI और MI के ब्रिगेडियर जो है ना वो वाजिद ज़िया साहब के दोनों साइड पे बैठे हुए थे, राइट लेफ्ट जो है वही थे, यानी कि वो फरिश्तों की तरह ना, एक राइट साइड का और जो ज्यादा सवाल पूछते थे वो जो ISI के ब्रिगेडियर साहब है ना उनके ज्यादा सवाल थे। अच्छा। 1-2 सवाल मुझे मंगी साहब ने किया है। ठीक है। कोई एक सवाल जो है वो मेरे अहले वाजिद ज़िया ने किया है, लेकिन ज्यादा जो मुझे क्वेश्चन थे वो ISI के जो ब्रिगेडियर है। अच्छा, कुछ मेमोरी आप बताएं कि क्या नोयत क्या थी सवालों की आपसे जो यही था, यानी कि मैं तो उनको वही जो देखे, मैं रिकॉर्ड से हटा नहीं, जो चीज़ें रिकॉर्ड में हैं वो थी। मुझे फिर ये कहते थे कि हम ICIJ को भी इंटरव्यू उनकी जो लोग हैं उनको करना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें कहा जी कि आपको इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा तो आपके और कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वो अपनी कोई एक में होता है जैसे फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहे होते जी कि इतने गवाहान कि हमने फ़लाँ को भी इंटरव्यू किया, फ़लाँ को भी किया। खैर मैंने इन्हीं के ICIJ तक तो उनकी रसाई नहीं हुई। ये ख्वाहिश किसने जाहिर की ICIJ वाली? यही जो है इन्हीं के ब्रिगेडियर साहब जो है इन्हीं के वो ISI के जो ब्रिगेडियर थे वो भी कर रहे थे, साथ वाजिद ज़िया साहब जो है उन्होंने भी कर दिया। ठीक है। मैंने उस टाइम आकर लिखा भी था। जी जी मुझे और इन्हीं के मैंने लिखा था कि वो जो जिस जगह पे हो रहा था वो सारी जो है वो ISI वाले कंट्रोल कर रहे थे, और इन्हीं के अंदर जो हैं वो भी ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहे थे वो भी एजेंसियों के लोग दोनों। और बाय द वे ये दोनों लोग जो हैं ये पहले डॉन लीग में भी थे, यही ब्रिगेडियर साहबान जो है। तो खैर ये जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई तो तब भी मेरे ज़हन में जो है ना एज अ स्टूडेंट के लर्नर मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं लगती कि ये किस तरह से इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ऐसी तलाश करेंगे कि जिस पर सज़ा होगी, डिस्क्वालिफिकेशन की। तो मैंने कहा कि देखते हैं, ये भी एक लर्निंग होगी। अब जब फैसला आया यानी कि उसमें वो पनामा से बात जो है आगे कामा पे चली गई कि जी आपने कामा लिया था और कामा आपने किस बुनियाद पे लिया था, आपने जो वो पैसे आपको जो मिलते थे तनख्वाह मिलती थी, आप अपने बेटे की कंपनी के चेयरमैन थे जिसकी बुनियाद पे आपने कामा लिया था। ठीक। तो वो जो तनख्वाह मिलती थी इन्होंने नवाज शरीफ साहब के उस टाइम सारे बैंक अकाउंट चेक किए, उनमें कभी वो पैसे आए नहीं हैं। इन्होंने फिर कहा कि अच्छा पैसे तो आपके पास नहीं आए लेकिन वो रिसीवेबल में तो आते हैं ना। ठीक है। ये बहुत ही मेरी नज़र में आज भी और तब भी बड़ा ही रिडिकुलस था। यानी कि एज अ जर्नलिस्ट हम वो लोग हैं कि जो वो बॉब वुडवर्ड जिनकी वजह से प्रेसिडेंट निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा, हमने उसकी स्टोरी पढ़ी हुई है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इसी तरह जर्नलिज्म में आते हैं जी कि हम जो है यानी कि वी होल्ड द पावर टू अकाउंट, कि जो है यानी कि हमारी किसी बड़ी खबर पे किसी बड़े आदमी को एक रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। अब मेरे लिए ये एक बड़ी एक अजीब कैफियत थी। अच्छा चीमा साहब एक मिनट इधर रुकें ना, अब एक कॉमन सेंस का सवाल दें और फिर आगे चलते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती हैं कि क्या जो इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मालकन मरीम नवाज और नवाज शरीफ हैं या नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ का तो नाम उस तरह से नहीं आता। नवाज शरीफ थे ही नहीं। नहीं, नवाज शरीफ तो नहीं थे, बल्कि ये हुआ कि ICIJ की जो स्टोरी आई
उसमें नवाज शरीफ का नाम आ गया। ठीक। अच्छा, उन्होंने लिखना था कि भाई चिल्ड्रन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर एंड द चिल्ड्रन। ठीक। अच्छा, बल्कि ना उस रात को जब हमारे इधर से स्टोरी जा रही थी, ये मुझे कहें जी कि गार्डियन जो है वो भी पार्टनर था उस प्रोजेक्ट का, जो यूके का न्यूज़पेपर है, वो कहें जी कि गार्डियन जो है वो भी कह रहा है, ICIJ की वेबसाइट पर जो स्टोरी है वो भी कह रही है कि नवाज शरीफ का नाम है। मैंने कहा भाई नवाज शरीफ का नाम नहीं है। ठीक है। और इवेंचुअली फिर बाद में ICIJ ने भी करेक्शन की कि उनके बच्चों का नाम है, यानी कि मरियम का नाम, उन्होंने अलग से एक स्टेटमेंट जारी किया था, हाँ, मुझे याद। हाँ, यानी कि वो उसमें नहीं है। ठीक। अब ये है कि जर्नलिस्ट के तौर पे हमारे पास जो एक पावर है वो हमारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। उससे ज़्यादा स्पेकुलेशन हमारी पावर नहीं है। ठीक है, कि मैं यानी कि जो जी चाहे आपस में बाद में कोई चीज़ डाल दूँ। अगर मैं इस तरह की कोई हरकत करूँगा भी तो लेटर स्टेज पर कोई इन्वेस्टिगेशन में वो साबित हो जाएगा कि ये चीज़ जो है अनफाउंडेड है। अच्छा, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, ICIJ की जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसके मुताबिक ये जो प्रॉपर्टी थी या ये जो प्रॉपर्टी है एवन फील्ड की, उसका मालिक ना तो नवाज शरीफ है, ना मरीम नवाज है, असल मालिक उनके हुसैन नवाज है। ठीक है, जो कि ब्रिटिश नेशनल, यानी कि उसमें जो हमारे पास रिकॉर्ड आया उसके मुताबिक ये है कि वो बेनिफिशियल ओनर थी, यानी कि मरियम मालिक थी। ठीक है। मरियम मालिक। हुसैन जो है, यानी कि हुसैन नवाज, उनका ये मौकफ था कि मैंने इनको ट्रस्टी बनाया हुआ है, यानी कि एज अ सुपरवाइजर आप कह लें कि भाई ये हमारा आपस में अरेंजमेंट है कि जिसके तहत अगर मुझे कल कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरी फैमिली में आगे जो जायदाद की तकसीम है वो मरियम करेगी। ठीक है, ये उनका आपस में अरेंजमेंट था। अब ये है कि जो लीगली स्पीकिंग मैं जो बात कर रहा हूँ कि उसमें जो बेनिफिशियल ओनर है वो मरियम है। जब आप कानून की नज़र से या अदालत में ट्रायल होता है तो फिर वो पनामा पेपर्स जो है ना, वो उनका रोल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हो जाता है कि इधर आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, आप इसका असल रिकॉर्ड निकलवा लें। ठीक। वो रिकॉर्ड जो है वो इनको उधर से पता नहीं इन्होंने लिया नहीं है या इनको आज तक नहीं मिला, वो नहीं मिला। ठीक है। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो रिकॉर्ड मिल भी जाता तो उसमें एट बेस्ट ये हो सकता है कि उसमें जो सजा होनी थी वो ये हो सकती थी जी कि वो एक टैक्स का केस बन जाता। ठीक। कि मिस डिक्लेरेशन का, क्योंकि मरीम पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं थी, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। और वैसे बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो स्टैंडिंग है ना वो इसी बात के ऊपर है कि मरियम एक पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी कि सरकारी ओहदेदार नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई केस बनता था वो टैक्स का केस बन सकता था। बिल्कुल। ठीक। तो ये वाली सूरत हाल थी। अब जो है कि आगे उसकी तशरीहात क्या होती रही हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती रही है, उसका इंतहाई मुतनाज़र रोल रहा है। मैंने उस टाइम भी कॉलम लिखा था, आर्टिकल लिखा था, और कि भाई ये बहुत गलत फैसला हुआ है। ठीक है। अगर एज अ जर्नलिस्ट यानी कि अगर वो चीज़ मेरिट पर फैसला होती तो मेरे लिए तो इस चीज़ पे फख्र होता। ठीक। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये नवाज शरीफ की करप्शन करते हुए जनाब स्टार जर्नलिस्ट बने हुए हैं, कईयों ने एंकर वो बन गए हैं कि जनाब हम करप्शन के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं जी, वो रसीदें दे जी, रसीदें। और बाज़ लोगों ने और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या बाज़ सोशल मीडिया के जो PTI ज़्यादातर PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जी रसीदें कटो जी, वो रसीदें निकालें। और अच्छा, और फिर ना एक PMLN ने भी इसको काउंटर खेलने की कोशिश की है, वो अब इनसे भी पूछते हैं कि रसीदें निकालो। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया बेसिकली। लेकिन एजाज़ ये है कि इस सारे अमल में मैंने बहुत सीखा है। वो मैंने ये सीखा है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो इकानमी है ना, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। और इस पर अगर कल आपको भी करप्ट साबित करना चाहे ना, कर सकते हैं। उसकी वजह नहीं कि बाज़ का हमारे यहाँ सिस्टम क्या होता है कि मुझे उधार चाहिए, मैं आपसे ले रहा हूँ, आप मुझे कहेंगे कि मैंने फ़लाँ बंदे से लेना है तो वो आपको भेज देगा। ठीक है। मेरे पास जब पैसे आ गए, मैंने आपको वापस करने हैं, तो आप कहेंगे कि या मुझे दे दें या आप किसी और का देंगे जी कि मैंने किसी बंदे को देने हैं या फ़लाँ बंदे को देने। अब मैं जब क्लेम करता हूँ कि मैंने एजाज़ से पैसे लिए हुए, मैं इस चीज़ को साबित नहीं कर सकता। ठीक। लेकिन जो नवाज शरीफ के पार्ट पे ये चीज़ आती है, उनके पार्ट पे ये आता है कि हम तो आम लोग हैं, वो पॉलिसी मेकर हैं। इकानमी की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए था। ठीक है कि ये जो बहुत सारे मसाइल हैं, मेरी नज़र में मुझे नहीं कि फ्रैंकली आज के दिन तक मुझे इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नज़र नहीं आता। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लगता है वो इरेगुलरिटी का आता है। अब ये देखें ना कि अगर मियाँ मोहम्मद शरीफ जो हैं वो अयूब खान के दौर में उनका जो इत्तेफाक का बिजनेस है वो बड़ा एक अपने प्राइम पर था। ठीक है। तो क्या वो 2-4 लंदन में फ्लैट नहीं ले सकते थे? ठीक है। तो ये कोई, और इनका जो बहुत सारे जो नाकदीन हैं उनका ये ख्याल है जी कि इनके बाप जो है ना वो बिल्कुल ही कोई इसी तरह गरीब आदमी थे, और ये पता नहीं नवाज शरीफ भी पहले की मोटरसाइकिल पे होते थे जब ये वजीर बने। अच्छा, वो मैं ना इस पे छोटा सा लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ।
वो एक एंकर हैं पीटीआई के, वो हैं पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं, वो कहते भी हैं कि मैं इमरान खान की हमायत करता हूँ और उनके साथ हूँ। ठीक है, उनका नाम है इमरान खान। ठीक है, ठीक है, उनका इमरान रियाज खान है, इमरान रियाज खान, यानी कि वो इमरान खान कहते हैं कि कहते हैं इमरान खान, जरा मिलता है ना नाम। तो इमरान रियाज खान साहब जो है ना, उनका एक बड़ा महल नुमा, बड़ा अच्छा घर उनका, ठीक है, और बड़ी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई। तो उनका एक छोटी सी बच्ची ने इंटरव्यू किया, दिखाया कि ज़रा एक पॉपुलर आदमी है, तो दिखाया कि ये घर है। फिर एक लड़के ने उनसे सवाल किया कि देखें जी, आपने ये इतने घर बनाए हैं, तो ये कैसे बनाया? उसने कहा जी मेरी आमदन है इतनी, यूट्यूब से आमदन है। कितने, किससे आमदन है? यूट्यूब से आमदन है। अच्छा, उसको क्लिप ना ट्विटर पे किसी ने शेयर किया, तो किसी ने नीचे ना ये लिखा हुआ कि भाई ये बंदा यूट्यूब से के आमदन से कह रहा है कि मेरा इतना बड़ा घर है और मैं हर 3 महीने बाद इस तरह का घर बना सकता हूँ। तो जिन बंदों की फैक्ट्री है वो ये घर नहीं बना सकते। ऐसे ही है, ठीक है। और अच्छा, और वो उनकी जो जर्नलिज्म थी, मैं नहीं किसी की जर्नलिज्म के ऊपर बात क्या करें, उनकी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने ये साबित करने वो आगे आगे थे, और उन जैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे आगे थे। अच्छा, मुझे फ्रैंकली चीमा साहब, मुझे ना किसी भी रूलिंग एलीट की फैमिली से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि हमारे मसाइल की वजह ये लोग भी हैं, चाहे वो शरीफ फैमिली है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो इमरान खान है। लेकिन मुझे एक बात कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि अगर मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे वो भुट्टो फैमिली हो, कोई भी हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, उन पे झूठा, आप देखें ना, हम गुफ्तगू करते हैं, मुशर्रफ साहब की कई बातें हैं जिनकी हम तारीफ भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे तकलीफ दे बात है ना, झूठा इल्जाम लगाना, मेरा ख्याल है कि एक जो है ना, इसमें एक पब्लिक साइकोलॉजी भी है, एक अवामी नफ्सियात। ठीक है, वो ये है कि अवामी नफ्सियात जो है ना, उसमें ये एक चीज़ बड़ी रास्ते हो चुकी है कि जो एलीट क्लास है ना, वो करप्ट होती है। ठीक, या यानी कि उनके बारे में एक ओवरऑल एक ग्रज सब ज़रूर होता है। जी हाँ, जी, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई ये 100% गलत भी नहीं है। हैव और हैव नॉट्स की जो लड़ाई है ना, ये है कि उस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसलीड भी करने में कामयाब हो जाते हैं। अब जो है इनके नवाज शरीफ जो है, मेरी नज़र में अगर वो करप्ट हैं तो वो इतने हैं कि जितना हमारा सिस्टम करप्ट होगा। ठीक है, नहीं अदरवाइज यानी कि वो उन्होंने बिजनेस के बहुत सारे फायदे लिए होंगे। ठीक है, ठीक है, यानी को पॉलिसीज जो है यानी कि उन्होंने उसमें को फेवर की होगी। लेकिन ये जो किक बैक्स वाला मामला है ना, जिस तरह ये इसको साबित रिश्वत लेना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा है, यानी कि ऐसा एलिमेंट नहीं था। यानी कि वो इतने रिसोर्सफुल उस टाइम थे कि मियाँ शरीफ जो हैं वो अपना वो ले सकते थे एसेट्स, यानी फ्लैट ले सकते थे। एक और चीज़ जो है ना, असल में जो इनकी एक टेक्निकल मिस्टेक हुई, या यानी कि उनके पार्ट पे शायद उसको ना महसूस करें, अगर ये बात डाल देते कि ये मेरे फादर ने लिए थे, क्योंकि उनसे आगे जो है इनके आगे इनके बेटे को गए हुए हैं हुसैन नवाज को, तो शायद बात ख़त्म हो जाती, क्योंकि फादर जो है वो जिंदा नहीं थे। आपको याद होगा कि जो बशीर मेमन साहब हैं, जब ये इमरान खान उनके पीछे पड़े ना, उनकी घी मिल और बाकी चीज़ें उनके पीछे गए, तो कुछ लोग जो है ना उनके इलाके में गए, उन्होंने कहा जी कि आपकी ज़मीनें किधर से आई? उन्होंने कहा जी मेरे दादा ने दी हैं। उन्होंने कहा कि आपका दादा किधर है? उन्होंने कहा कि उधर कब्रिस्तान में, जाके पूछ लें उससे। ठीक है, तो उधर आगे बात नहीं चली, एक बंदा चला गया तो आप उसको तो नहीं आप कह सकते, और अनलेस कि आप ये साबित कर सकेंगे ये कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है, आप वापस भी नहीं ले सकते। तो ये ओवरऑल ये हमारी हिस्ट्री का एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। अच्छा, एक और बात बताएं, उसके ऊपर सज़ा हो गई, जज अरशद मलिक साहब ने सज़ा दे दी। मैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करता रहा हूँ जब वो, ठीक है, और वो मैं देखता था कि किस तरह नवाज शरीफ और मरीम नवाज और ये लोग आते थे और किस तरह ये बैठते थे, और इमरान खान साहब तो आते ही नहीं है ना, और आए तो दिन 11-12 बजे 2 बजे आते हैं और फिर पूरा प्रोटोकॉल लगा होता है। ये चीमा साहब, ये सुबह जब अदालत लगती थी, 8:30 बजे अदालत लगती होती थी, तो ये 8:15 बजे 8 बजे पहुंचा अक्सर आ जाते थे, पहले आ जाते थे। ठीक है, और फिर बड़ी गपशप होती और इसके बावजूद उनको माफिया कहते थे। अच्छा, उनको माफिया कहा जाता, सिसिलियन माफिया। मेरे ख्याल हमारे जो जजेस हैं ना, उन्होंने अभी तक माफिया देखा नहीं है। जी जी जी, या जब आप देख रहे हैं ना तो आप थोड़ा सा घबराते भी हैं। जी जी। अच्छा, अब चीमा साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की 2014 का जो धरना था वो तो ख़त्म हो गया था, ये आपकी जो स्टोरी थी उसकी वजह से ये सारा वो रिवाइव हुआ, उनको नया एक एजेंडा मिला, और ना सिर्फ उनको मिला बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मिला। मुझे ये बताएं, दो क्विक बातें, इमरान खान ने आपसे कभी रब्ता किया इस मामले में? जी हाँ, इस मामले नहीं, इस मामले में रब्ता नहीं हुआ, लेकिन पनामा के दौरान सबसे जो उनकी मुस्तनद एविडेंस था वो तो मैं था। जी हाँ,
कि आपका हवाला भी दिया। हाँ, इन्हीं हवाला देते थे कि दफ़ा ट्वीट करते थे कि उमर चीमा ने भी ये बात की। अच्छा, ये साथ इनका जियो के साथ मसला चल रहा था, तो फिर ये कहते थे कि उमर चीमा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICIJ हैज सेड दैट, ठीक है, यानी कि उधर से मुझे अपने ग्रुप के से भी अलग करते थे। अच्छा एजाज, इसमें एक और कंट्रास्ट देखें कि एक तरफ जो है इनसे कतरी लेटर और कितनी एक रिगरस किस्म की स्क्रूटनी हुई, दूसरी तरफ इमरान खान का भी केस चल रहा था, उनका भी लंदन में फ्लैट था, उनसे जो है यानी कि इधर जो है बनी गाला का घर कैसे बना, इस मामले में भी मनी ट्रेल की बात शुरू हुई। एजाज, मुझे किसी ने बताया कि जो यानी जिस केस में इनको सादिक और अमीन करार दिया गया है, हाँ, उस केस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक बात, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है, अटेस्टेड ही नहीं। यानी इधर तो ये कहते थे ना कि कतरी वो फलां बंदे को बुलाएं और ये इधर से टीम जो है वो कतर जाएगी, वो लेटर चेक करेगी कि ये लेटर असली है या नहीं है, इनमें से कोई भी वेरीफाइड नहीं है। और मेरे यानी कि मैंने इस चीज़ पर तहकीक क्यों शुरू की कि मुझे एक बंदे ने बताया, किसी वो मोतबर आदमी के पास बैठा था जिधर ये फैसले हो रहे थे, तो उन्होंने वो ना कह रहे थे जी कि हमने तो इमरान खान को कह दिया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आप दे दें, ठप्पा तो हमने लगाना है, ठीक है। तो और मैं बता देता हूँ, जस्टिस साकिब निसार थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार कह रहे थे ठप्पा तो हम नहीं लगाना है ना। तो वो जब मैंने डॉक्यूमेंट बाद में चेक किए, मैंने निकलवाए सारे डॉक्यूमेंट, फिर मैं जो अकरम शेख हैं वो हनीफ अब्बासी के वकील थे उस केस में, तो मैंने अकरम शेख साहब को पूछा कि आपने ये इशू नहीं उठाया? उन्होंने कहा हमने उठाया था। तो फिर अदालत ने क्या कहा? उन्होंने अदालत ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये गलत हैं, हम इनको असली मानते हैं, ठीक है। यानी कि ये रिव्यू में गए ना, नजर सानी की अपील मेरी कि आपने गलत फैसला दिया है, ये तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ये गलत साबित नहीं हो जाते हम इनको असली तस्वर करते हैं, ठीक है। उनके केस में इनका ये म्यार था, और सादिक और अमीन के इसको करार दिया इमरान खान को कि जिनके दो बयान जो है ना वो आपस में नहीं मिलते, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है, और इमरान खान का जो फ्लैट था लंदन वाला, वो भी ऑफशोर कंपनी ने खरीदा हुआ, ऑफशोर कंपनी ने खरीदा हुआ था, और उसको इन्होंने टैक्स एमनेस्टी के जरिए डिक्लेयर किया था। ये दोनों चीज़ों को बुरा कहते थे। जब पनामा पेपर आए हैं, इन्होंने कहा कि ऑफशोर में लोग कंपनियां वो बनाते हैं जिन्होंने करप्शन की हो, ठीक है। दूसरा जो है ये टैक्स एमनेस्टी के बड़े खिलाफ थे। लेकिन जब अहमद नूरानी इनकी स्टोरी लेकर आया कि भाई इनका भी जनाब का अपना फ्लैट जो है वो भी ऑफशोर के जरिए खरीदा हुआ है, फिर उसमें उन्होंने कोई जो है ना वो गुड ऑफशोर और बैड ऑफशोर वाला एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। अच्छा चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब ना अहल हो गए, मरियम ना अहल हो गई, अभी अहल भी हो गई, दोबारा अहल भी हो गई, तो डिड यू एवर फील रिग्रेटेड कि मैं रिग्रेट करता हूँ यार ये मैंने स्टोरी की है? मुझे इस लिहाज से कोई रिग्रेट नहीं है, यानी कि मेरे पास दोबारा स्टोरी आएगी तो मैं करूँगा, ठीक है। यानी कि एज अ जर्नलिस्ट मैंने स्टोरीज करनी है, ठीक है। बाकी जो है पूरे सिस्टम पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक बात। और इसका दूसरा जवाब ये है कि मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज की हैं, ठीक बात, तो सारियों पे तो एक्शन को नहीं हुआ, ठीक बात, ठीक है। अगर आप कोई मेरी स्टोरी के हर स्टोरी के कोई जो है ना कोई डिफ़ॉल्ट विक्टिम्स भी होते हैं, डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरीज भी होते हैं, और कई दफ़ा ऐसे लोगों को मिलना होता है कि जो हमारी स्टोरी के मुतासरीन में शामिल होते हैं। अच्छा चीमा साहब, एक दफ़ा ना एक ब्यूरोक्रेट हैं जो अभी चीफ सेक्रेटरी थे, तो मैं उनसे जब मिलने गया तो वो जॉइंट सेक्रेटरी थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी एक स्टोरी से ना मैं भी बड़ा ख्वार हुआ हूँ। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी मेरी इधर इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी, मुझे बलूचिस्तान जाना पड़ा। उस टाइम ना इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा था जी कि जिन लोगों ने बलूचिस्तान में सर्व नहीं किया हुआ इनको 3 साल के लिए भेजें। स्टोरी मैंने किसी और आदमी पर की कि वो बंदा जो है वो शहबाज शरीफ के साथ थे, तो मैंने कहा जी कि वो 1 साल के बाद ही वापस आ गए। अच्छा, एज अ पॉलिसी इन्होंने सबको भेज दिया, यानी कि मेरी स्टोरी में उस बंदे का जिक्र भी नहीं था, लेकिन वो मुतासरीन में शामिल हो गया। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो अगर दोबारा कोई आएगी तो दोबारा चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि मैं तो नहीं रोक सकता कि मैं उनको छुपा नहीं सकता, और ना यानी कि ये है कि अगर पनामा ना होता तो कोई और चीज़ होती, यानी कि वो कोई और बहाना तराश लेते। अदरवाइज़ जो हमारे पूरे सिस्टम का जितना एक शर्मनाक रोल था उस सारे अमल में, ये हमारी तारीख का एक स्याह बाब है कि जिस तरीके से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस बुनियाद पर फारिग किया गया कि आपने तनहा ली तो नहीं थी लेकिन आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी। अब जो है यानी कि अब म्यार ये होते हैं जी कि नहीं फलां बंदा बड़ा पॉपुलर है। भाई वो भी पॉपुलर था, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि उस वजह से जो इकानमी वो कितनी डाउन गई, पूरा आपका सिस्टम जो है कितना अनस्टेबल हुआ, यानी कि उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इस सारे अमल में इन्वॉल्व थे इन पर रेफरेंसेस बनने चाहिए, इनके खिलाफ केस बनने चाहिए। चीमा साहब बात ये है कि ये एक अनअकाउंटेबल है। चीमा साहब बात ये है कि जो असल लोग इन्वॉल्व थे ना
उन तक ना अदलिया पहुंच सकती है, ना आप और मैं पहुंच सकते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि वो जो इन्वॉल्व थे वो तो पीछे से थे जी, ठीक है। अगर लीगली हम देखें तो जो आगे मोरे बने हुए थे उनका तो कुछ कर सकते बिल्कुल हैं, कर सकते हैं, उनका तो करना कर चाहिए, सकते हैं, करना ठीक है। चाहिए, करना इनको चाहिए। कौन कह रहा था कि आप उनके जो है यानी कि उनके हर चीज आप पूरा एक अपनी तरफ से ना एक वो इनकलाब आ रहा था ना कि जिसमें यानी कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, कि इस इनकलाब में मेरा भी हिस्सा हो। और हमारी किस्मत देखें कि हमें दोनों तरफ से गालियां, ठीक बात, ठीक है कि यानी पनामा पेपर जो है यानी कि नून लीग वाले जो है वो अपनी जगह मुतासरीन में महसूस करते थे, और जो पीटीआई वाले हैं वो कहते थे, जब मैंने कहा जी कि ये फैसला गलत हुआ है तो उन्होंने कहा ये बंदा बिक गया, बंदा बिक ठीक गया, है। ठीक बात। तो ये एनीवे लेकिन ये है कि ओवरऑल इस चीज़ में लेसन ये है कि हमें जो हम हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची और वो फैक्ट्स हैं वो बयान करने चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं ये फ़लाँ ख़बर नहीं दूंगा तो कोई इनकलाब रुक जाएगा या कोई क़यामत रुक जाएगी और मैं दूंगा तो कोई आजा नहीं है। नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें की हैं लेकिन उन पर आप ये देख लें यानी कि आप उसको पनामा को छोड़ें। पेंडोरा पेपर जो हैं वो हम लेकर आए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, इमरान खान के अपने कितने वजीर थे उसमें, ठीक है। क्या यानी कि म्यार जो है म्यार ही आपके बदल जाते हैं। अच्छा, ये इसमें यानी कि बंदा ये कह रही कि भाई यानी कि मैं तो पेंडोरा पेपर भी लेके आऊँ उसको तो कुछ नहीं। अच्छा, आखिरी बात करते हैं, इंटरेस्टिंग बात है, ये बताएं कि जो पनामा पेपर्स था उसमें टोटल कितने नाम थे, कोई 400 प्लस, और 400 से तहकीकात कितने के खिलाफ हुई? तहकीकात जो है एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा, वो तो ये केस था, ठीक है। हाँ। वहाँ उसमें कुछ जज भी थे? अच्छा, उस केस में जो है हाँ यानी कि एक जज भी थे जी। अच्छा, जज साहब को भी फारिग किया गया, लेकिन वो भी इनके कोई आपस में कई मसले मसाइल चल रहे थे जो बाद में मुझे पता चला कि जिसके नतीजे में वो फारिग हुए। लेकिन यानी उनके पार्ट पे मिस डिक्लेरेशन जरूर थी कि उन्होंने वो कंपनी के मालिक थे जब वो जज बने थे। वो नाम भी बता देना जज साहब। आज जस्टिस फरोख इरफान, जस्टिस फरोख इरफान को फारिग हुए पनामा लाहौर हाई कोर्ट, अदरवाइज एक अच्छी शोहरत के जज थे। लेकिन हम एक लीगली बात कर रहे हैं। लीगली ये था कि उन्होंने वो कंपनी के मालिक थे जब वो जज बने, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, इसको ही बुनियाद बनाया गया। एक और एजाज, उस केस में पनामा पेपर्स में जिस खानदान की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मिला, यानी कि मैं कुछ 36-37 कंपनीज तो मैंने डिस्कवर की हैं, और अभी भी मैं पूरे एतमाद के साथ नहीं कह सकता कि सारी मैंने डिस्कवर की थी, यानी कि हो सकता है मैं मज़ीद मेहनत करता तो कुछ शायद और भी कोई मिल जाती। वो था ये सैफुल्ला, जो सलीम सैफुल्ला हैं, अनवर सैफुल्ला हैं, उस्मान सैफुल्ला हैं। अच्छा, वो केस जो है वो इनिशियली नैब में चला, ठीक है। बाद में जो है यानी कि वो केस उसको FBI में भेज दिया गया और अभी तक वो कंक्लूड नहीं हुआ, आज तक कंक्लूड नहीं हुआ, और वो भी पॉलिटिकल खानदान है। तो ये असल में म्यार हैं। ये जो टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी है वो चाहे जिसकी भी हो, इससे सिस्टम की बदनामी होती है। इससे जो ये काज है ना कि जी हम करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, क्योंकि लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई बंदा वाक़तन मुजरम हो, कोई चोर हो, तो अगर आपका टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम है तो उसमें वो भी आपको फरिश्ता नजर आएगा। और हमें ऐसा होता है यानी कि लोग जो हैं वो इसका एडवांटेज भी लेते हैं जी कि मेरे खिलाफ जो है वो सियासी बुनियादों पर हुआ है, यानी कि कई लोग बड़े कोई आदि किस्म के मुजरम हैं लेकिन वो भी निकल जाते हैं। अब इस सूरत में बंदा समझ नहीं लगती कि किसको कहे जी कि फलान ठीक था कौन गलत था, जब इस तरह की टारगेटेड सिस्टम आपका चल रहा होगा। और इमरान खान ने आके सबसे ज़्यादा डैमेज किया है यही टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी के नतीजे में, जो यानी कि वो जिस पर भी करते हैं वो पता चला इतने लोगों पर झूठे केस बनाए कि आप समझ नहीं लगती कि स्पेशली केस किस पर था। ठीक बात। लेकिन ओवरऑल हमारे सिस्टम की भी खराबी है कि हमारे सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग इस सारी करप्शन का, इस सारी दो नंबरी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये है कि ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और ये कितना एक थर्ड क्लास सिस्टम लगा कि जब कुछ लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने नवाज शरीफ को निकालना है तो जज भी साथ मिल गए, कुछ ज्यूरी भी साथ मिल गई, इमरान खान जो है यानी कि वो भी आगे आगे अब जो है वो कहते हैं जी मुझे टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है। ये भी तो टेक्निकल नॉकआउट थे और क्या था। और एजाज इसकी सितम ज़रीफ़ी देखें कि यानी कि किसी ने फैसला कर दिया जज ने, नहीं एक फैमिली है वो 4 साल से एक ट्रायल पर है, यानी कि उसका एक पॉलिटिकली पब्लिकली एक ट्रायल हो रहा है, ठीक है। यानी कि कोई नहीं, यानी कि 4 साल बाद भी यानी कि वो इतने पर खुश हो जाते हैं जी कि शुक्र है कि किसी तरह 4 साल हाँ कि हम किसी तरह जो है ना वो बरी हो गए हैं। अब अगर कोई जज जो है वो इस तरह से वो उसका कोई मीडिया ट्रायल होता रहे कोई 4 साल और उसके बाद उसको पता चले कि उसके केस का फैसला हुआ है तो तब उसको समझ लगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये हमारा जो एक तहीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, पिटिशन आई आप उसको लटकाते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ जो पिटिशनर है
वो भी हालात देखता रहता है। इस मुल्क का आलमी है, हालात देखता रहता है जी कि अभी इमरान खान का टाइम है तो अगर किया तो जनाब वो फ़लाँ जो है वो बंदा वो भी एक्टिव है, फ़लाँ भी एक्टिव है, नैब जो है उसको भी डंडा दिया गया है। तो ये सारे जो हैं वो, और जज साहबान जो हैं वो भी घबराए होते हैं, तो अभी किया तो इसका नुकसान होगा, ये जाता है तो फिर हम करते हैं। चीमा साहब, एक जो अफसर था ना नैब का, हाँ। बड़ा जिम्मेदार, बड़ा सीनियर अफसर, उसने मुझे बताया था हाँ। एट दैट टाइम, वो केसेस बनाने वालों में शामिल था, वो खुद उसने कहा था कि एजाज साहब मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस जो है बिल्कुल बोगस है, जाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। जिसने केस बनाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो, और अच्छा, वो मुझे अफसर का भी पता है, वो है भी, हाँ उसका जी, सारे अमल में रोल जो है वो हिटमैन का है जी, यानी कि जैसे होता है ना तारम सी कि भाई फलां के पीछे छोड़ दिया वो उधर चल पड़े। तो उसने मुझे खुद बताया था, और ये यू नो हिम, तो उसने मुझे बताया कि ये, लेकिन वो जो है बाकी के ऊपर जो बाकी जो केसेस थे उनमें वो कहता था कि ये ठीक है, नॉट शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम है कुछ को, तो जो कहने का मतलब जो बनाने वाले भी ये तस्लीम करें और जिन्होंने बनाया वो भी और तस्लीम एजाज करें। ये जो जब ये चेयरमैन था जावेद इकबाल, और खास तौर पे जब तैयबा वाली वीडियो आई है तैयबा जी वाली, जी, उसके बाद तो वो बिल्कुल एक खत्म हो यूजलेस था, यानी कि वो ये शहजाद अकबर जो है ये उधर नैब के दफ्तर में बैठ के ये सारे काम ये करता होता था। और आप देखें ना शहजाद अकबर की कहानी, अब वो लंदन में भागा हुआ है, लंदन में भागा हुआ है, जी हाँ, और अभी आपने उसको बुला रहे हैं वो एनसीए वाले केस में, वो मलिक रियाज और वाले वो आ में, नहीं ठीक रहा। है, और वो कह रहा है जी कि मेरे से जो है ना आप स्काइप पे जो है ना रिकॉर्डिंग करा लें, चीमा और उस साहब, टाइम जो है ये बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा होता जी था। हाँ, पता नहीं कि लोग, चीमा साहब, मैंने एजाज ये देखा है कि जो लोग बड़े बहादुर बनते हैं ना, और बहादुर भी इस तरह के, अगर कोई आगे कमज़ोर नजर आए, वक्त आने पर पता चलता है कि ये इंतहाई बुज़दिल लोग हैं। चीमा साहब, मैं ये शहजाद अकबर की बात बताऊं, ये कुछ चीज़ें भी हैं। शहजाद अकबर अमली तौर पर वज़ीर आज़म का मामले खुसूसी नहीं, मलिक रियाज का मुलाजिम बनकर काम करता है, मुलाजिम बनकर काम करता रहा है, और अभी देखें वो बाहर भागा हुआ ट्वीट कर देता है, ठीक है, अभी तुम इतने बहादुर के बच्चे हो, तुम आ जाओ पाकिस्तान, आ जाओ, अदालतों का सामना करो, ठीक है, किसी को बात करने का मौका ही ना दो, और फिर जो आप वो बैठ के यहाँ पर ज़मीनों पर मामलात उसके जो होते रहे वो अलग कहानी है, छोड़िए, अभी वो है नहीं है तो क्या बातें कर, जब वो आए, बातें कर ली नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आए ना तो फिर हम उनके मुंह पे सामने बिठा के बातें करें ना, तो वो आपको पता है मतीउल्लाह जान उनसे शहजाद अकबर से सवाल करते रहे मलिक रियाज का, तो जवाब नहीं देते थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुलव्वस है बीच में, ठीक है। तो एनी हाउ उमर चीमा की आपने कहानी सुनी कि पनामा पेपर्स क्या थे, असल में उन्हें क्या बनाकर पेश किया गया, असल कहानी क्या थी, बनाने वालों ने कहानी क्या बना दी। मरीम नवाज को रिलीफ मिल गया है, टेक्निकली ये केस मरीम नवाज पर साबित नहीं हुआ, और टेक्निकली ये बात नवाज शरीफ के ऊपर भी साबित नहीं हुई। अगले चंद दिनों में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन पनामा की कहानी आज के तनाज़र में आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। हम आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाते रहेंगे। उमर चीमा को और मुझे इजाज़त दीजिए, अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा।